अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट अपना लास्ट लेक्चर में। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन। क्यों बनाए जाते हैं प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने का एक पर्पस होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी बिजनेस में आप डे टू डे एक्टिविटी की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रिकॉर्ड करने का पर्पस, रिकॉर्ड करने का वे, रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट सबका सेम। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से सेम हो, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से सेम हो, एक फाइनेंशियल ईयर का दूसरे फाइनेंशियल से सेम हो। इसका क्या बेनिफिट होगा? ताकि आप कंपैरिजन कर सको। इसलिए क्या रूल लेके आए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका रूल्स और रेगुलेशन। जो प्रिंसिपल आपके हो चुके हैं उनका फटाफट फास्टली क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल अपन ने किया था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, कल एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, क्या कुछ होता है। तो इतना सा तुम्हें बता दूं कि जो आप बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट रिकॉर्ड करोगे, जो आप अकाउंटिंग करना सीखोगे, या जो भी आप अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे एज ए स्टूडेंट लाइफ या बाद में इन फ्यूचर जॉब लाइफ में, ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना, इन प्रिंसिपल को आपको कंप्लीटली ध्यान रखना पड़ता है। इन प्रिंसिपल को आपको कंप्लीटली माइंड में रखना पड़ता है। इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही आपको अकाउंटिंग करनी है। यानी इन प्रिंसिपल के रूल को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक बिजनेस रहेगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करता रहेगा, ओनर की डेथ होती है, बिजनेस की डेथ नहीं होती है, जब तक कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ना आ जाए जिससे कि बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ना हो, तब तक बिजनेस कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। ओके। उसके बाद अपन ने देखा था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। हर बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल। इसके अंदर अपन ने देखा था सेल के बाद आपकी इनकम या रेवेन्यू कब मानी जाएगी? जब गुड्स सोल्ड कर दिया जाएगा, ना कि जब आपको मनी रिसीव्ड होगी। जैसे ही आपने बिजनेस से गुड्स सोल्ड किया, वो आपके रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। थर्ड अपन ने देखा था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या था कि थर्ड मैचिंग कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या था? किसी भी टाइम पीरियड के बिजनेस के टाइम पीरियड का अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम को उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस से लेस करने पर जो प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट आपका इनकम कहलाएगा। ओके। अब कुछ प्रिंसिपल कल हो चुके थे, अभी आज आगे मूव ऑन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन। इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन बहुत ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल अलग हटके टॉपिक है इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन। इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन स्टूडेंट सीधी सीधी भाषा में, सीधी सीधी लैंग्वेज में एक ही बात बोल रहा है, बिजनेस और उसका ओनर, बिजनेस और उसका ओनर, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन होते हैं। बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिजनेस में तो उसका जो ओनर होता है वही तो उसका मालिक होता है। बिजनेस का जो ओनर होता है वही तो उसका मालिक होता है, वही तो उसका सब कुछ करने वाला होता है। आप तो कह रहे हो दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन होते हैं। इस चीज को ध्यान देना। दो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेम पर्सन होते हैं। क्योंकि अगर कभी किसी पर्सन को आपके बिजनेस पे केस करना होगा तो वो केस बिजनेस पे नहीं किया जाएगा, वो केस उसके पर्सन पे किया जाएगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेम पर्सन होते हैं। जैसे आपको आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे केस करना हो, आपको आज रिलायंस पे केस करना हो, तो आप केस रिलायंस के नाम पे करोगे, लेकिन अंदर कौन जाएगा? मुकेश अंबानी। उसी तरीके से अगर कोई आपके बिजनेस पे केस करना चाहे तो केस तो बिजनेस पे करेगा, लेकिन उसमें फंसेगा कौन? उसमें अंदर कौन जाएगा? बिजनेस का ओनर। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेम पर्सन होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन होते हैं। बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग पर्सन होते हैं। इसीलिए ओनर जो कैपिटल, इसलिए ओनर जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, इसलिए ओनर जो कैपिटल में इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है? लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों मानी गई? ओनर और बिजनेस तो सेम पर्सन होते हैं ना, इसी रूल की वजह से। इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन क्या कहता है स्टूडेंट?
ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन होते हैं, इसलिए ओनर जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है, और लायबिलिटी का मीनिंग आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने वैसे करवा दिया था। तो क्लियर, आज का पहला रूल आपका क्लियर हो चुका है, इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन। सर इनको याद कैसे करना है, कैसे याद करें? याद करने का सीधा सीधा तरीका आपको बता रहा हूँ, बस इनका मीनिंग याद कर लो। आपको इसके अंदर आगे और कुछ ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में जो भी आपके टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होगी, ईयरली होगी, जब भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना, वो थ्योरी क्वेश्चन एक से जैसे नहीं आएगा कि आपको हाफ पेज 1 पेज लिखना होगा। इनके बारे में केवल इनका मीनिंग लिखना है। जैसे सर इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन का क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखेंगे इसका आंसर? What do you mean from economic entity assumption? It means owner and business both are separate person from accounts point of view. यानी अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेम पर्सन। ओके, so that's why example whenever owner introduce capital into the business that's are called liability to the business। ऐसे थ्योरी। सर ये थ्योरी कब लिखाओगे? थ्योरी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है पूरी, आप व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी थ्योरी रिटन फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आपके ग्रुप्स है उसमें आप मैसेज कर दो, पर्सनल कांटेक्ट कर लो, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, आपको थ्योरी पूरी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, इतनी सी वर्ड लिखनी है, तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। ओके, अगला प्रिंसिपल टाइम पीरियड assumption। टाइम पीरियड assumption, टाइम पीरियड assumption क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। टाइम पीरियड assumption कहता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक फिनिश होता है। बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को फिनिश होता है। टाइम पीरियड assumption का क्या लॉजिक है, बहुत ध्यान से समझना। हर पर्सन बिजनेस करता है, हर ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है, वो बिजनेस के अंदर हिसाब किताब भी करता है हर पर्सन का। बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम में से एक्सपेंसेस को भी डिडक्ट करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। अब सर ये डाउट आता है कि वो पर्टिकुलर हिसाब, वो पर्टिकुलर अजम्पशन, वो पर्टिकुलर कैलकुलेशंस कब की जाएगी? नेक्स्ट प्रिंसिपल टाइम पीरियड assumption आपको ये कहता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को फिनिश होगा, मतलब 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो गया। ईयर एंड हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम पीरियड कितना हुआ स्टूडेंट्स? 12 मंथ का। तो इस 12 मंथ के टाइम पीरियड का आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इस 12 मंथ के टाइम पीरियड का आपको पूरा का पूरा हिसाब मेंटेन करना है। इस 12 मंथ के टाइम पीरियड का आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस 12 मंथ के टाइम पीरियड का, इस 12 मंथ के टाइम पीरियड का अगर आप प्रॉपर पूरा हिसाब मेंटेन करोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट होगा। तो टाइम पीरियड assumption सीधी सीधी बात क्या कहती है? टाइम पीरियड assumption कहती है कि एक बार आपने जो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस में जो रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा। उस रिकॉर्ड मेंटेन का आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्रक्स निकालना पड़ेगा, शॉर्ट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। वो कब निकाला जाएगा? पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर। और कब एंड होता है? 31 मार्च। तो टाइम पीरियड assumption 12 मंथ की assumption बताती है। टाइम पीरियड assumption 12 मंथ के टाइम पीरियड की assumption बताती है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। कि टाइम पीरियड assumption कहती है कि पर्टिकुलर एक बिजनेस का टाइम पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को फिनिश हो रहा है। इसी पर्टिकुलर 12 मंथ के टाइम पीरियड का आपको प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स आर कॉल्ड टाइम पीरियड प्रिंसिपल, टाइम पीरियड assumption। नेक्स्ट जो आपकी assumption अब आपके सामने आ रही है, जो आपका प्रिंसिपल, जो आपका रूल्स आपके सामने आ रहा है, वो है आपका नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी डाटा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो भी डाटा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी डाटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? जो भी डाटा आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? दो ऑप्शन अपने पास, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा या मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। दो ऑप्शन आते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड किया जाएगा या मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका आंसर क्या है? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ।
अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या थी, अकाउंट्स का मीनिंग क्या था, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करने का वे होता है, वो रिकॉर्ड करने का वे क्या कहलाता है, आपका अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे बिजनेस के लिए पर्टिकुलर आपने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस के लिए पर्टिकुलर आपने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए पर्टिकुलर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो करने चल गए सर अपन, पर किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, किस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी मार्केट प्राइस में। बहुत ध्यान से समझना, बिजनेस के लिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी आपने 2015 के अंदर, बिफोर 5 ईयर, बिल्डिंग खरीदी आपने 2015 के अंदर बिफोर 5 ईयर, बिल्डिंग खरीदी थी तब उसकी वैल्यू थी 30 लाख, बिल्डिंग खरीदी थी तब उसकी वैल्यू थी 30 लाख। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया कि आज मैंने बिल्डिंग खरीदी 30 लाख रुपए की, आज मैंने बिल्डिंग परचेज की 30 लाख रुपीज की। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आज प्रेजेंट वैल्यू में उस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 55 लाख, 25 लाख का इंक्रीमेंट आ गया। क्या आप हर साल जैसे इंक्रीमेंट आएगा बुक्स में नई प्राइस लिखोगे? क्या आप जैसे इंक्रीमेंट आएगा, जैसे डिक्रीमेंट आएगा बुक्स में नई प्राइस रिकॉर्ड करोगे? नहीं, सीधा कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक बार जो आपने एसेट्स परचेज कर ली, एक बार जो आपने गुड्स परचेज कर लिया, एक बार जो कोई भी चीज आपने परचेज कर ली, आपके लिए हमेशा उसको जिस वैल्यू में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा वो वैल्यू कहलाती है आपकी कॉस्ट प्राइस, ना कि मार्केट प्राइस। यानी आपको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा रिकॉर्ड करना है, वो डाटा आपको उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे। डाटा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू टाइम बार बार चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए डाटा कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस। टॉपिक क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट अजम्पशन, बहुत ध्यान से सुनना, आज 4 अजम्पशन हो गई आपकी। नेक्स्ट और लास्ट अजम्पशन, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी अजम्पशन, मटेरियलिटी अजम्पशन क्या कहती है आपकी, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में न्यूमरस बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो एक वीक में तो और ज्यादा, एक मंथ में और ज्यादा, 6 महीने में और ज्यादा, और ईयरली में बहुत ज्यादा। तो बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन पे 100% फोकस करना इतना पॉसिबल नहीं होता है कि बिजनेस का ओनर सारे ट्रांजेक्शन पे इतना फोकस कर पाए, वो सारे ट्रांजेक्शन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे सकता। तो मटेरियलिटी अजम्पशन क्या कहती है कि आप केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करो, जो कि आपके बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस ध्यान से समझना, मैं रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस करने की बात कर रहा हूँ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियलिटी अजम्पशन क्या कहती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे ज्यादा फोकस करो जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन ट्रांजेक्शन पे इतना फोकस मत करो जो कि आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझना, बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ। माना कि आप एक बिजनेस के ओनर हो, आप एक बिजनेस के प्रोप्राइटर हो, आप एक बिजनेस के मालिक हो। आपके बिजनेस में डेली चाय वाला भी आता है, डेली चाय का खर्चा हो रहा 30 से 40 रुपए का, और आपने एक मशीनरी खरीदी, जो मशीनरी है 5 लाख रुपए की, जो एक दिन में चलने में 50,000 का कंजम्पशन करती है, 50,000 का एक्सपेंसेस करती है। अब बिजनेस का ओनर उस 30-30, 40-40 रुपए के खर्चों को कंट्रोल करने पे दिमाग लगा रहा है कि नहीं सर, कल तो 40 रुपए की चाय है, आज तो मैं कम ही मांगूंगा, आज कम कोशिश करूंगा, और इतनी बड़ी मशीनरी जो आपने परचेज की, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यू, उस पर फोकस नहीं कर रहा है, तो क्या चीज उसको करना चाहिए? बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में खूब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटी छोटी वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन है ना, जिन वैल्यू का इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जिनमें अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी आ गया, जिनमें अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट भी बढ़ गई, जिनमें थोड़ा बहुत लॉस भी आ गया, तो बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको कौन से ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है? जिसकी मटेरियलिटी ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी नीड ज्यादा है, जिसका बेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मटेरियलिटी अजम्पशन क्या कहती है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सभी ट्रांजेक्शन पे फोकस करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। आपको बिजनेस की केवल उन्हीं डाटा पे फोकस ज्यादा करना है जो कि बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट करते हैं, ताकि ओनर, बिजनेस का ओनर अपना जो कीमती टाइम है, जो काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट डाटा पे, इंपॉर्टेंट चीज पे अपना इन्वेस्ट कर सके। तो ओके गाइस, आज आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। 3 लेक्चर बन चुके हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टॉपिक पे। कुछ टॉपिक्स में आपको जो रिवाइज करना चाह रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, ये जो भी लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेसन।
ओके, ये चीज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, लेक्चर्स में सारी चीज इतनी डिटेल और इतनी क्लियरिटी के साथ बताइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से स्टूडेंट को ये भी लगता है कि सर ये तो वीडियो क्लासेस है, हम फेस टू फेस जब स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे। गाइस, जब भी फेस टू फेस स्टार्ट होगी तब तक होगा जो देखने में आएगा, क्योंकि कल अभी गवर्नमेंट का और ऑर्डर आ गया था, फेस टू फेस क्लासेस अगस्त पहले स्टार्ट नहीं होगी और फिर टाइम पीरियड अपने पास काफी कम बचेगा। तो जो भी गाइस इसमें चल रहा है वीडियो क्लासेस में, आप उनको फ्रॉम द स्टार्टिंग पूरे घर पे स्टडी करते रहो, आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि इतने टाइम पीरियड तक आप वेकेशन नहीं बना सकते कि हमने बिल्कुल सर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं हम तो वो कर रहे हैं, नहीं हो सकता। फिर क्या होगा कि अगर बाद में जाके जितना लेट क्लासेस स्टार्ट होगी फिर एकदम आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, एकदम क्लासेस अपनी स्पीड में चलेगी, फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। इनको फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से आप पढ़ते चलो। मेरा कोई भी लेक्चर 15 मिनट से ऊपर का नहीं है, बहुत शॉर्ट है। 8 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, 15 मिनट्स का एक लेक्चर है, टोटल 2 आवर्स की स्टडी, टोटल 2 घंटे, 15 into 8 120 मिनट्स, टोटल 2 घंटे की स्टडी के अंदर मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं आपके। टोटल 2 घंटे की स्टडी के अंदर मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। बहुत ही शॉर्ट में चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक बार आप इनको लेक्चर को शुरू से देखो, शुरू से पढ़ो। डेली की 15 मिनट स्टडी कोई बुरी बात नहीं होती है, आप कर सकते हो, इजी वे डन कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और मैं कह रहा हूँ आपको, वीडियो के एंड में आपको मैंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं। किसी को भी नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, नोट्स चाहिए, पीडीएफ डाटा चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए, और क्वेरी चाहिए, आप व्हाट्सएप लिंक पे जो वीडियो के एंड में नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हो, आप मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, टॉक कीजिए आपके साथ। ओके, थर्ड चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट